प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का करेंगे उद्घाटन। 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का करेंगी उद्घाटन। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम में लेंगे भाग। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से की मुलाकात, अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। राज्यपाल ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश किया जारी। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज हो सकती है पूछताछ। ईडी ने जारी किया था 7वां समन। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट ने पहले फैसला रखा था सुरक्षित। और खेल की खबरों में रांची टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 152 रन दूर। भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त लेने का सुनहरा मौका। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से ये एक है। इसका आयोजन 29 फरवरी तक किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारी आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। वस्त्र क्षेत्र से जुड़े छात्रों, बुनकरों, कारीगरों और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के अलावा नीति निर्माताओं एवं वैश्विक स्तर के सीईओ भाग लेंगे। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। इसमें स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक पैनलिस्ट इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें स्थिरता और चक्रीयता पर समर्पित मंडप, एक इंडी हाट, भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता एवं वैश्विक डिजाइन जैसे विविध विषयों पर फैशन प्रस्तुतियों के साथ साथ संवादात्मक फैब्रिक परीक्षण क्षेत्र और उत्पादों के प्रदर्शन का भी समावेश होगा। प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए भारत टैक्स 2024 संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगा। 5F विजन के तहत फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन पर एकीकृत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ये रोड ओवरब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा और साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्री की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट में भाग लेंगे। इस दौरान वे कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। TV9 नेटवर्क के सालाना कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री मौजूद रहेंगे। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस साल जनवरी में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 के सफल आयोजन के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन की नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान है। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो दिव्यांगजन के लिए सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां आने वाले लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा अमृत उद्यान में पर्पल कैफे, क्लाइडियोस्कोप, ज्ञान विज्ञान और खेलकूद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। आप खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी जमीनों पर कब्जा करने को लेकर पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में ममता सरकार के लिए भाजपा लगातार हमलावर है। इसी बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया जब संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोक दिया और गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसे लेकर पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला दिया। वहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। इस मामले पर राज्यपाल ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया है। वहीं 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि ईडी ने 3 बार नोटिस दिया है और लुकआउट नोटिस जारी किया है। हालांकि शाहजहां शेख के 2 सहयोगी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने का कहना है कि टीएमसी नेता और सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। वहीं संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में असमर्थ है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए। राज्य को समर्थन देने के लिए केंद्र पूरी तरह से मौजूद है। अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र देशों से, वो सोमालिया का समुद्र देशों से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है। वहीं संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि ममता सरकार जानबूझकर सच को सामने आने से रोक रही है। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है तो उनको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लालबाजार लेके आया। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी जो है लीडर संदेश खाली में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए दिया जाता है तो उनके लिए 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जितना भी रूल होता है सभी विपक्ष के लिए
और जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है। उधर शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये ईडी की तरफ से केजरीवाल को 7वां समन है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को 6 समन जारी होने के बाद भी वह अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने बार बार समन पर पेश नहीं होने पर केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैर कानूनी नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से प्रसारित एक वीडियो को साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दादरा एवं नगर हवेली और साथ ही दमन और दीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज सुबह दमन में गृह मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा शाम में वे सिलवासा के सायली में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कल दमन एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रफुल्ल पटेल ने उनका स्वागत किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण 25 फरवरी को हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की, ताकि क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पहल से पंजाबी फिल्म उद्योग को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा में भी एक नई पहल हुई है, काफी फिल्में बन रही। मेरे हिमाचल में भी एक नई शुरुआत है, लद्दाख में भी फिल्म फेस्टिवल होता है। इसलिए हमारे पास बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, कि उसका एक दफ्तर चंडीगढ़ में खुल जाए तो पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हम एक फैसिलिटेशन ऑफिस जो है, ताकि यहां पर आकर वो अपनी स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स भी कर सकें, और अगर कुछ कट और एडिट करने के लिए कहा जाए तो एडिट और मॉडिफिकेशन के बाद भी यहां पर दे सकें। हम अगले कुछ दिनों के अंदर उस दफ्तर को चंडीगढ़ में खोल देंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही कहा कि आज भारत को एक कंटेंट हब के रूप में देखा जा रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों के लिए पसंदीदा देश बन रहे हैं। साथ ही हमारे अपने कंटेंट को दुनिया भर में बहुत प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हर साल दुनिया में बनने वाली 2500 फिल्मों में से आधे से अधिक फिल्में भारत में बनती हैं। पूरी दुनिया में अगर हर वर्ष लगभग 2500 फिल्में बनती हैं, तो उनमें से लगभग 50% तो भारत में ही बनती है। और आज अगर हम बात करें फीचर फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, शॉर्ट फिल्म की, या OTT पर कंटेंट बनना, आज उसके आगे बढ़कर भी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है। पायरेसी के खतरे पर बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पायरेसी के कारण 20 से 27 हजार करोड़ रुपया साल का नुकसान होता था। हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट अभी कुछ महीने पहले पास करवाया और अब हमने 12 ऑफिसर्स की नियुक्ति देश भर में कर दी है। अगर कहीं पर भी पायरेसी होगी तो अब उसको जेल की सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए का फाइन भी हो सकता है। हम फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त करना चाहते हैं, इस और मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर फैसला सुनाएगा। वाराणसी के जिला जज ने 31 जनवरी को अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से प्रथम अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल आज फैसला सुनाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रविवार को कांग्रेस के 2 और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 2 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले चारों विधायकों को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी कांग्रेस के विधायकों में निनोंग एरिंग, वांगलिंग लावंगडोंग और एनपीपी विधायक मुचू मिथी और गोकर बसर शामिल हैं। गोंडा के सांसद कीर्ति वर्धन सिंह और पद्मश्री विजेता शीतल महाजन ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के सामने पावर हैंग ग्लाइडर से प्रदर्शन किया। पहली बार अयोध्या में सरयू नदी के रेतीले तट पर पावर हैंग ग्लाइडर से सफलतापूर्वक जंप किया। कीर्ति वर्धन सिंह ने अयोध्या के ऊपर पावर हैंग ग्लाइडर से उड़ान भरी। उड़ान अभियान का संचालन मुख्य रूप से 2 भारतीय एरोस्पोर्ट्स विशेषज्ञों द्वारा किया गया। रविवार को दुबई में गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल महाबिज 2024 सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भाग लिया, जबकि कार्यक्रम में शेखा जवाहर बिन्त खलीफा अल खलीफा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल महाबिज 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए नितिन गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए आर्थिक सहयोग में हाल ही की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि भी शामिल है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। सिवन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT और भारत के मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते जैसे हाल के समझौतों पर भी चर्चा की, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ाना है। GMBF के अध्यक्ष सुनील मांजरेकर सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शेखा जवाहर बिन्त खलीफा अल खलीफा ने भारत और UAE के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र करते हुए अबू धाबी में नवनिर्मित हिंदू मंदिर को भारत और UAE के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक करार दिया। $84.5 billion is the amount of trading between our countries. The highest number or one of the highest numbers of trading between two countries in this region. One of the biggest achievements of the UAE government lately that has been done, the first in the region to have the first Hindu temple. भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल पर केंद्रित होगा। अभ्यास धर्म गार्जियन दोनों देशों को सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इस अभ्यास से दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच अंतर संचालन क्षमता, सौहार्द और सहयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे।
अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। 2 साल से चल रहे यूक्रेन और रूस के संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और उसके विदेशी साझेदार कीव की शर्तों पर शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित कर सकते हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। जेलेंस्की ने नवंबर में 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन में अपने शांति सूत्र की घोषणा की थी। इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने और रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी का आह्वान किया गया है। अफगानिस्तान में जासूसी के संदेह में गिरफ्तार 84 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट फ्रिट्ज को तालिबान ने रिहा कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार फ्रिट्ज अफगानिस्तान गए थे और वहां के जीवन पर सकारात्मक रिपोर्टिंग की थी। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिक को रिहा करने के लिए अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार का आभार जताया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ विरोधी प्रदर्शनों की लहर जारी है, जहां प्रदर्शनकारी दक्षिणपंथी उग्रवाद के खिलाफ और सुदूर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित होकर वी आर द फायर वॉल के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हैम्बर्ग में दक्षिणपंथ के खिलाफ ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में फिलिस्तीनी झंडे लेकर कई फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में स्विट्जरलैंड में विश्व नेताओं का एक शिखर सम्मेलन होगा। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि सम्मेलन में यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जेलेंस्की ने कहा कि हमलावर रूसी सेनाओं के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन की जीत पश्चिम के समर्थन, उसके सहयोगियों और भागीदारों द्वारा कीव को आपूर्ति किए गए हथियारों पर निर्भर करती है। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में भारत के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए हैं। इस तरह अब भारत जीत के इससे 152 रन दूर है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से आर अश्विन ने 5 जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए 353 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे। भारत के लिए ध्रुव जुरेल ने 90 रन की शानदार पारी खेली। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।